नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका PCW में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो है वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग 12 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं और ये जो अगला क्वेश्चन है वो 13वां क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसके बारे में विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम। देखिए क्वेश्चन क्या था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एल्कलाइन मीडियम। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है, एल्कलाइन मीडियम, इसका मतलब होता है क्षारीय माध्यम। एक विशेष बात बोली गई इसके अंदर, क्षारीय माध्यम। इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का मतलब होता है एस्टर का जल अपघटन। ठीक है, तो पहले जल अपघटन करा लेते हैं। ये मैंने ले लिया, एक एस्टर ले लिया मॉलिक्यूल, इसका मैंने जल अपघटन कराया और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे CH3, C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ हमने लगा दिया CH3, CH2 और OH। ये मैंने जल अपघटन करा दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि जो जल अपघटन है वो दो माध्यमों में होता है। पहला जो माध्यम होता है वो होता है अम्लीय माध्यम, और जो दूसरा माध्यम होता है वो होता है क्षारीय माध्यम। दो प्रकार के माध्यम होंगे। अम्लीय माध्यम जब आपको पहचानना होगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा H+, और क्षारीय माध्यम जब रखा हुआ रहेगा उसके आगे लिखा हुआ रहेगा OH-। अब है ना, ये कह रहा है कि कोटि क्या होगी, ऑर्डर पूछ रहा है, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एल्कलाइन मीडियम। इस ऑर्डर पूछ रहा है ऑप्शन के अनुसार। ऑर्डर मतलब होता है कोटि, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, इस तरीके के ऑप्शन आपको दिए मैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखिए तो ऑर्डर की बात करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर मतलब कोटि होता है। इसमें ये होता है कि जब अम्लीय माध्यम बोले, अम्लीय माध्यम, तो कोटि होती है 1, यानी ऑर्डर होती है 1। और जब क्षारीय माध्यम बोले, क्षारीय माध्यम, तो कोटि होती है 2। तो कोटि तो हो जाएगी 2, यानी ऑर्डर जो हो जाएगी हमारे पास 2। तो 2 वाले ऑप्शन, फर्स्ट ऑर्डर ये गलत है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये भी गलत है। अब सेकंड ऑर्डर हो जाएगा और यह भी सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अब इस एस्टर के जल अपघटन में कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं। एक तो एस्टर खुद भाग ले रहा है और एक जो भाग ले रहा है वो हो रहा है जल। तो 2 अणु भाग ले रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है आणविकता। आणविकता का मतलब होता है कितने अणु जल उसमें अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसको बोलते हैं आणविकता। तो 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक एस्टर और एक जल। तो इस अभिक्रिया की बात करेंगे, 2 तो हो जाएगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी और 2 ही इसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर। तो दोनों 2 हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर अम्लीय माध्यम बोलता तो अम्लीय माध्यम में आणविकता तो हो जाती 2, लेकिन जो हमारी ऑर्डर है वो हमारे पास हो जाता 1। ये हमारे पास आंसर आ जाता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। चल, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया है लोगों ने। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। टाइम टेकन फॉर द 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अभिक्रिया दे रखी है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब हो जाएगा KT = 2.303 log 10। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास A0/8। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास KT = कितना हो जाएगा, 2.303, या मेरे पास आ जाएगा log 10। A0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास 100 हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा 100 माइनस कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका, 90%। तो 90% मैंने यहाँ पर रख दिया। यहाँ मेरे पास हो जाएगा KT = 2.303 log 10। ये मेरे पास हो जाएगा, ऊपर बचेगा 100, नीचे बचेगा 10। ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बचेगा KT = 2.303, यहाँ बचेगा log और यहाँ बचेगा मेरे पास 10। log 10 का मान 1 होता है। तो KT = ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2.303 × 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, इसको मैं भी हटा देता हूँ। क्या आया था हमारा रिजल्ट, KT = मेरे पास आया था 2.303 × 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऑप्शन के अनुसार क्या बोले, हाफ लाइफ भी बोला है, तो हाफ लाइफ मुझे पता है। प्रथम कोटि की हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है T12 = 0.693/K। एक ध्यान देने योग्य ये बात है कि T12 बराबर 0.693 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.303 × 0.30 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, बोलो मैं K। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का मैं डिवाइड करूंगा या तो डिवाइड करने पर मेरे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से मैंने T ले लिया, यहाँ से मैंने T12 ले लिया, = यहाँ क्या आएगा मेरे पास 2.303 × 1 अपॉन कितना आएगा K। फिर यहाँ बचेगा 2.303 × 0.30 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास कितना K। K से K कैंसिल हो गया, 2.30 से 2.30 कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास आएगा T/T12 बराबर है मेरे पास कितना आएगा, 1/0.30।
यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो लगाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बचेगा टी अपॉन टी हाफ बराबर कितना बचेगा 10/3। तो 10/3 का मतलब टी बराबर 10/3 का मतलब 3.33 इंटू टी हाफ आएगा। इस तरह के कोई ऑप्शन है क्या? यानी 1.11, 2.22, 3.3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हाफ लाइफ, ये बिल्कुल सही रहेगा आंसर, क्योंकि टी जो आएगा वो किसके आएगा, टी हाफ मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 3.33 के आसपास आ रहा है। समझ मेरी बात? ये प्रथम कोटि की समीकरण है 2.303 log 10 a0/a2 और ये उसके अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला है टी हाफ बराबर 0.693 के, दोनों को डिवाइड करके हम आंसर ला सकते हैं टी बराबर टी हाफ 3.3। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने बोला गया है वो क्या बोला गया है कि ह्यूमन ब्लड जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो 7.65 दिया हुआ है, यानी पाई का जो मान दे रखा है वो 7.75 दे रखा है, एम लगा एटीएम लगा रखा है, यूनिट जो लगा रखी है वो क्या लगा रखी है एटीएम। ठीक है, एट बॉडी टेम्परेचर टी जो है उसका मान कितना दे रखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको मैं लिख सकता हूं 310 केल्विन। आगे क्या बोल रहा है कि हेंस मोलरिटी ऑफ एन सॉल्यूशन, यानी सांद्रता आपसे पूछ रहा है, सांद्रता बोल देंगे या मोलरिटी बोल देंगे, एक ही बात है। ठीक है, आगे बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इंट्रावेनस ग्लूकोज सॉल्यूशन टू हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए देखिए, हम पता है कि पाई बराबर जो होता है सी इंटू एस इंटू टी, या कई बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है पाई बराबर सी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, पाई का मान क्या दिया हुआ है, पाई का मान दिया हुआ है 7.65, यूनिट जो दे रखी है वो एटीएम दे रखी है। सांद्रता में निकालनी है आर, आर का कौन सा मान यूज करना है, आर का वह मान यूज करना है जिसके अंदर एटीएम आता हो। तो आर के 3 मान होते हैं, एक मान तो होता है 0.0821, यूनिट होती है एटीएम लीटर प्रति मोल इंटू केल्विन। एक आर बराबर जो होता है वो होता है मेरे पास 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन, और एक आर का जो मान होता है मेरे पास वो कितना होता है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। ये 3 मान होते हैं हमारे पास। अब हमें वो मान यूज करना है जिसके अंदर एटीएम आता हो, तो एटीएम हमारा इस मान के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, एटीएम हमारा किस मान की तरफ आता है 0.0821। देखिए एटीएम हमारा किस मान की तरफ आता है, आर का वह मान 0.0821 यूनिट होती है एटीएम लीटर प्रति मोल केल्विन, ये यूनिट होती है। एक राज की बात बताना चाहूंगा मैं आपको, जब कभी भी r बराबर 0.0821 याद नहीं हो तो आप चाहें तो उसको कैलकुलेशन के हिसाब से r बराबर 1/12 मान सकते हैं। ये एक यूँ समझ लीजिए जुगाड़ है, 1/12 बराबर 0.081 होता है, इससे आपकी कैलकुलेशन आधी हो जाएगी। तो 7.65 एटीएम इजिकल टू मेरे पास कितना बच जाएगा c इंटू आर का मान क्या लगाएंगे हम लोग 1/12, यूनिट वही रहेगी क्या एटीएम लीटर प्रति मोल इंटू केल्विन, और तापमान जो दिया हुआ 310 केल्विन दिया हुआ, केल्विन से में केल्विन मेरा कैंसिल हो जाएगा, एटीएम से एटीएम मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सांद्रता जो आएगी मेरे पास कितनी आएगी 7.65 इंटू मेरे पास कितना बचेगा 12, और नीचे कितना बचेगा 310। जब आपको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर करीब करीब 0.29 कुछ आएगा, और 0.29 जो होता है वो लगभग 0.30 के बराबर होता है। तो 0.30 जो देखते कौन सा आंसर है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका हमारा। ठीक है ना, आर का मान यही क्यों यूज किया, क्योंकि आर के उस मान की वैल्यू यूज करनी है जिसमें एटीएम आता हो, एटीएम इसी मान में आता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो कहता है कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल बी। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बात दर समझिए, ऐसी जितनी भी वैल्यूज या ऐसी कितनी भी राशियां जिसमें आयतन आता हो, क्या आता हो आयतन, या हम लोग कहें वॉल्यूम, ऐसी जितनी भी राशियां जिसके अंदर वॉल्यूम आता हो आयतन आता हो, ध्यान रखिएगा वो ताप से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है, ताप से। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं मोलरता, मोलरिटी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, यह ताप से प्रभावित होती है। इसके अलावा नॉर्मलता, यह भी ताप से प्रभावित होती है क्योंकि इसके अंदर नॉर्मलिटी आता है। इसके अलावा V/V परसेंटेज, क्योंकि इसके अंदर भी आयतन आ रहा है। तो बेसिकली ये क्वांटिटी ऐसी है जिसके अंदर, या फिर W/V परसेंटेज हो गया, ये क्वांटिटी ऐसी है जिनके अंदर आयतन आ रहा है, और जिसकी भी राशि में आयतन आता है वह ताप से प्रभावित होती है। तो मोलरिटी जो है वो ताप से प्रभावित नहीं हो सकती क्योंकि ये मोलरता है, मोलरता में किसी भी प्रकार का आयतन नहीं आता। ठीक है, मोलरिटी हाँ ये ताप से प्रभावित हो सकती है, तो एक आंसर तो यह हो सकता है। डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल फ्रैक्शन में भी किसी प्रकार का कोई आयतन नहीं आता, जब तक आयतन नहीं आएगा तब तक ताप से प्रभावित नहीं होगी। तो सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी। या चेक करने की जरूरत नहीं है आपको कि आयतन बढ़ रहा है कम हो रहा है, आपको सिर्फ इतना दिमाग में आना चाहिए कि ऐसी जितनी भी राशि है जिसके अंदर आयतन आता है, जिसके अंदर वॉल्यूम आता है, वह ताप से प्रभावित होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया उन्होंने। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन KCNS। अब आपको ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपको KCNS की स्ट्रक्चर आती है। तो KCNS की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, देखिए
एक तो मैंने स्ट्रक्चर बना दी, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे और ये लोन पेयर जो है ये सल्फर को दान किए जाएंगे इस तरीके से। तो ये बंध जो बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास उप सहसंयोजक बंध, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। एक बात ध्यान रखनी है आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे इसको। एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर उपसहसंयोजक बंध, समझिएगा ध्यान से, अगर उपसहसंयोजक बंध की दिशा, डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध की दिशा लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, यानी कि न्यूनतम विद्युत ऋणी परमाणु से हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ है, यानी उच्च विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ है, तो लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ है, तो इसको आप प्लस देंगे, इसको आप माइनस देंगे। निम्न से उच्च की तरफ है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। लेकिन यदि आपके दिशा जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से LEN की तरफ है, यानी उच्च विद्युति से निम्न विद्युति की तरफ है, तो आप इसको भी 0 देंगे और इसको भी 0 देंगे। ध्यान से समझिए मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर उपसहसंयोजक बंध की दिशा लो से हाई की तरफ है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। लेकिन यदि उपसहसंयोजक बंध की दिशा हाई से लो की तरफ है ना, तो इसको भी 0 दिया जाएगा और इसको भी 0 दिया जाएगा। अब एक बार डायरेक्शन देखते हैं। आप देखेंगे डायरेक्शन जो है नाइट्रोजन से सल्फर की तरफ है, सही है। अब नाइट्रोजन जो है ना वो है हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है और सल्फर जो है ना वो लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। तो मैंने क्या बताया, अगर डायरेक्शन हाई से लो की तरफ है तो दोनों को 0 0 मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि सल्फर से नाइट्रोजन की तरफ होती तो फिर इसको प्लस मिलता, इसको माइनस मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, तो दोनों को कैसा मिलेगा? 0 0 मिलेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर पूछा है, किसका पूछा है? सल्फर। तो सल्फर का कितना आ रहा है बोलो? 0, तो आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इफ द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फ्रॉम लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, then plus contains low electron negative atom and negative contains high electron negative atom, and if direction of coordinate bond is from negative to high electron negative atom to low electron negative atom, then both contain 0। ठीक है, बढ़ जाए आगे की तरफ। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ? इन द standardization of Na2H2O3 using the K2Cr2O7 by hydrometry, the equivalent weight of K2Cr2O7। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या होता है इसके अंदर। होता ये है कि जो K2Cr2O7 है ना, K2Cr2O7 जो है, सबसे पहले तो मैं इसको लिख सकता हूं Cr2O7-2। इसका तो नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको। और ये हो जाएगा डाइक्रोमेट आयन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डाइक्रोमेट आयन हो जाएगा ये। तो Cr2O7-2 जो है वो बदलता है किसके अंदर? अम्लीय माध्यम में। वो अम्लीय माध्यम में किसमें बदलता है? तो वो अम्लीय माध्यम बदलता है Cr+3 में। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें पूछा गया है इक्विवेलेंट वेट पूछा है, यानी कि तुल्यांकी भार पूछा है। देखिए, तुल्यांकी भार जो होता है वो होता है अणुभार बटा एन फैक्टर, ये होता है। अब हमारा मोटिव है एन फैक्टर निकालना। अब एन फैक्टर कैसे आएगा? तो अभी मैंने बताया Cr2O7-2 जो है वो बदलेगा Cr+3 के अंदर। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 Cr है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जल के अणु का योग लिया जाता है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 7, तो यहाँ पे जल के अणु भी हो जाएंगे 7। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन का सहारा लिया जाता है। यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 14H+। फिर यहाँ पर आवेश देखेंगे +14 और -12, तो आवेश हो जाएगा प्लस का 12। यहाँ पर देखेंगे तो +6 आएगा, तो अंतर कितने का है? 6 का। इसका मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो एन फैक्टर का जो मान हो जाएगा ना, एन फैक्टर का मान वो मेरे पास कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या बताया था मैंने? अणुभार बटा एन फैक्टर। एन फैक्टर का मान कितना आया? 6। तो आंसर जो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा? m/6। ये m/2 है, ये m/3 है, ये m/, के बराबर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? m/6। ध्यान रखिएगा Cr2O7-2 जो होता है वो बदल जाता है Cr+3 में। यहाँ पर लगाते हैं 2, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एन फैक्टर जो होता है वो कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? m/6 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 and HCl. If 1.08 gram of silver is obtained in the first case, the amount of hydrogen liberated at the STP in the second case. आपने एक नियम पढ़ा होगा जिसका नाम होता है फैराडे का दूसरा नियम। क्या होता है? फैराडे का दूसरा नियम होता है।
और फैराडे का दूसरा नियम ऐसे बोलता है क्या कि W1/E1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, W2/E2। ये होता है जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं W1/E1 इज इक्वल टू क्या, W1/E1 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं W2/E2। चलो अभी एक बार E2 लेने चलते हैं। E2 को मैं एक काम कर सकता हूं, ये लिख देता हूं E2 को, क्या लिख सकते हैं E2 को, E बराबर होता है यहां पर क्या होता है अणुभार बटा संयोजकता। फैराडे का दूसरा नियम क्या होता है, W1/E1 बराबर क्या होता है W2 क्या होता है E2 होता है। ये फैराडे का दूसरा नियम होता है, ठीक है। यहां से W1/W2 बेसिकली आता कैसे ये भी बता देता हूं मैं। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, W बराबर ZQ होता है, और W बराबर ZQ होता है, Z बराबर होता है E/96,500 इंटू Q होता है। तो यहां से निकलता है W सीधे समानुपाती E। ये फैराडे का दूसरा नियम। अब इससे बनेगा फैराडे का दूसरा नियम, तो इसको मैंने लिख दिया W/E1 इज इक्वल टू W2/E2, ठीक है। तो यहां से W1/E1 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं W2/, यहां पे E जो है इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार जो होता है अणुभार बटा संयोजकता। तो अणुभार इंटू एन फैक्टर, जैसा कि आप जानते हैं ग्राम में मात्रा बटा अणुभार वो होता है मोल। तो W1/E1 बराबर कितना आ जाएगा, मोल इंटू एन फैक्टर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 1.08 ग्राम सिल्वर जमा होता है। तो सिल्वर की मात्रा कितनी दी है, 1.08। और आप लोग सभी परिचित होंगे कि सिल्वर का जो तुल्यांकी भार होता है ना वो 108 ही होता है। सिल्वर का तुल्यांकी भार कितना होता है, 108। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार हो जाएगा 108 बराबर मोल इंटू हाइड्रोजन गैस लिबर्टी हो रही है। हाइड्रोजन का जो एन फैक्टर है, देखिए अगर हाइड्रोजन 1 है तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन H2 है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एन फैक्टर जो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, 00 लगाऊंगा, 108 से 108 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास एन का जो मान आ गया यहाँ से, इस पर हटा देता हूँ, यहाँ से मोल जो आ गया हाइड्रोजन का वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/200 आ जाएगा, ठीक है। ये मोल आ गया, लेकिन मोल नहीं पूछा उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। देखिए वॉल्यूम पूछा है, तो हमें पता है कि STP पर एक फॉर्मूला होता है मोल बराबर क्या होता है, V/22.4 होता है लीटर में, जिसको मैं लिख सकता हूं मोल बराबर V बटा, इसको मैं लिख दूंगा 22,400 और यहाँ लिख दूंगा मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा। तो मेरे पास आयतन निकालना है, तो V बराबर यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा, मोल इंटू कितना आएगा 22,400। मोल का मान कितना दे रखा है 1/200 इंटू ये कितना आएगा 22,400। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा 224 बटा कितना आएगा 2। तो V बराबर कितना आएगा 112 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 112 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर जो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आपको सॉल्व जो करना है वो सिंपल सी भाषा में करना है, फैराडे का दूसरा नियम लगाना है। फैराडे का दूसरा नियम क्या होता है कि ग्राम में मात्रा जो होती है तुल्यांकी भार के सीधे समानुपाती होती है, ठीक है, ये नियम है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, तो मैं इसको देखता हूँ एक बार, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ Cu+2 से Cu+1 लिखा हुआ है और यहाँ पे Cu+2 से Cu+1 लिखा हुआ है। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि जिलेटिन इज ऑफन यूज्ड एंड इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम। देखिए अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी हिंट होता तो वैसे ही हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि जिलेटिन, आपको पता है कि जिलेटिन जो होता है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। जिलेटिन जो होता है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो अगर देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कोलाइडल सॉल्यूशन वाला, ये वैसे ही हो जाएगा। कॉजिंग मिक्सचर टू सॉलिडिफाई, इंप्रूविंग द फ्लेवर, स्टेब्लिशिंग द, देखो ये रहा कोलाइडल सिस्टम है, बात खत्म हो गई। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जिलेटिन इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आंसर जो जाएगा उसी हो जाएगा, है ना। अच्छा इसमें भी ये भी दिया हुआ है प्रेजेंटिंग फॉर्मेशन, आगे ये देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंटिंग द क्रिस्टल ग्रोथ। हाँ तो देखिए बेटर एक्सप्लेनेशन जो भी दिया हुआ है, देखो ऑप्शन एक जैसे ही है, लेकिन अपन उस ऑप्शन को ज्यादा चूज करते हैं जिसमें बेटर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ हो। तो इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छी तरह दिया हुआ है कि स्टेब्लिशिंग द कोलाइडल सिस्टम एंड प्रेजेंटिंग द क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है ना। तो ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो ऑप्शन के अंदर, तो आप उस ऑप्शन को ज्यादा चूज करेंगे जो बेटर एक्सप्लेनेशन वाला हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एग्जांपल, आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, ये बेसिकली एक नियम होता है, इसको हम बोलते हैं हक्कल का नियम। कौन सा नियम होता है, हक्कल का नियम। हक्कल का नियम होता है 4n+2 बराबर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हक्कल का नियम होता है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। ये 1 पाई, ये भी 1 पाई, तो बेसिकली इसके पास 2 पाई हो गया,
हो गया 2 पाई। 2 पाई का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां लिखता हूं 4n+2 बराबर कितना आएगा 4। 4n बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 2 और n का मान बराबर हो जाएगा 2/4, यानी n का मान हो जाएगा 1/2। इसका मतलब है n का मान 1/2 आ रहा है, जबकि n का मान होता क्या है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, n का मान होता है 0, 1, 2 इस तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे पास n का मान 1/2 आ रहा है। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई कि ये जो यौगिक है वो हक्कल के नियम की पालना नहीं कर रहा। अगर ये हक्कल के नियम की पालना नहीं कर रहा तो ये बात भी कंफर्म हो गया कि ये जो दिया गया यौगिक है ना वो एरोमेटिक तो नहीं है, एरोमेटिक नहीं हो सकता ये। तो इसका मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे सभी रिंग जो है कार्बन की बनी हुई है। हेट्रोसाइक्लिक तब बोलेंगे जब कार्बन की रिंग को कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, जैसे लाइक में नहीं दे दिया तो अब हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि कार्बन की रिंग के अंदर बीच में कौन है, नाइट्रोजन है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं विषम चक्रीय, बेसिकली विषम चक्रीय बोलते हैं। दूसरा लिखा हुआ है जेंथेट्स। जेंथेट्स जो एक प्रकार के कलर के लिए शो करते हैं, ठीक है ना, जबकि एरोमेटिक जो होता है, एंटी एरोमेटिक जो गंध के लिए शो करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। एन्युलिन हो जाएगा इसका उदाहरण। मैं एन्युलिन के बारे में बता देता हूं एक बार क्या होता है, जिसको नहीं पता एन्युलिन क्या होता है। देखिए ऐसे यौगिक जो CN और HN लॉ को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं एन्युलिन। जैसे यहां अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड है, ये एरोमेटिक तो नहीं है, मैंने अभी प्रूफ करा दिया क्योंकि हक्कल के नियम का पालन नहीं कर रहे, तो एरोमेटिक तो नहीं है ये। 4 कार्बन है इसके अंदर। हाइड्रोजन की बात करेंगे 1, 2, 3 और 4, यहां पर 4 ही हाइड्रोजन है। तो देखिए ये जो है CN लॉ को फॉलो कर रहा है, तो वो ये एन्युलिन हो जाएगा। हालांकि एन्युलिन इसको नहीं बोलते, एन्युलिन के लिए एक अलग स्टडी है। एन्युलिन जो होता है वो बेसिकली 8 कार्बन की रिंग वाली बात बोलते हैं, बट अब ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है 4 कार्बन का एन्युलिन बता रखा है। एन्युलिन का सही एक्सप्लेनेशन जो होता है वो 8 कार्बन के रिंग के बाद होता है। 8 कार्बन के रिंग के बाद जो भी कंपाउंड होते हैं कार्बन के, उसको अपन एन्युलिन कहते हैं। यहाँ 4 कार्बन के वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एन्युलिन का जनरल फॉर्मूला होता है CNHN, तो ये भी एक प्रकार का एन्युलिन ही है, क्योंकि ये भी C4H4 ये एन्युलिन के लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो बेटर आंसर हो जाएगा वो एन्युलिन हो जाएगा। समझ गए। एरोमेटिक क्यों नहीं, क्योंकि हक्कल के नियम का पालन नहीं करता। हक्कल का नियम पूछे क्या होता है, तो हक्कल का नियम होता है 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हक्कल का नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। अब यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन है, मैं कंट्राडिक्शन समझाता हूँ क्या है। देखिए पहला जो कंपाउंड है उसमें 3 बेंजीन दी हुई है इस तरीके की। फर्स्ट वाले में 3 रिंग दी हुई है, सेकंड वाले में 2 रिंग दी हुई है, थर्ड वाले में 1 रिंग दी हुई है, और फोर्थ वाला जो दिया हुआ है वो ट्रोफाइलियम कैटायन दिया हुआ है। ट्रोफाइलियम कैटायन 7 कार्बन की रिंग होती है इस तरीके की। अब समझिए कंट्राडिक्शन क्या है। कई किताबों ने ऐसे बोला है कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 3 बेंजीन संरचना है, लेकिन मेरी जो स्टडी कहती है वो ये कहती है कि ये नहीं, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। इसका कारण क्या है, कारण समझ लीजिए। यहाँ कंट्राडिक्शन में फिर बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जो फोर्थ वाला वो ज्यादा स्टेबल है। कारण समझा देता हूँ मैं क्या कारण है। लेकिन सेकंड थर्ड तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 बेंजीन है, इसमें 3 बेंजीन, 1 बेंजीन है। हाँ इसमें 3 बेंजीन है, ट्रोफाइलियम है। एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाहता है कि एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि जब ये डबल बॉन्ड इसके साथ अनुनाद करेगा ना, तो ये जो बेंजीन रिंग है ना अपनी एरोमेटिसिटी को खो देती है। देखिए एरोमेटिसिटी खो दी, यानी जब बेंजीन ने इसके साथ अनुनाद किया तो बेंजीन ने अपना एरोमेटिक गुण त्याग दिया। बेंजीन ने अपना एरोमेटिक गुण जो है वो क्या कर दिया, त्याग दिया। लेकिन ट्रोफाइलियम के साथ ऐसा नहीं है। ट्रोफाइलियम जो है वो अभी भी एरोमेटिक है, और जब ये अपना रेजोनेंस करेगी इसके साथ, तो जब अगली संरचना बनेगी यहां डबल आ जाएगा, यहां आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा, तो अभी भी एरोमेटिक है। ट्रोफाइलियम अपनी किसी भी अनुनादी संरचना के अंदर एरोमेटिकता को खोती नहीं है, एरोमेटिकता को नहीं खोती। लेकिन ये जो है ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं इसको, ये अपनी पहली अनुनादी संरचना के अंदर एरोमेटिकता को खो देती है। अब कई किताबें ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है फोर्थ वाले से, और कुछ किताबों ने ऐसे लिख रखा है फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट वाले से।
दोनों में विरोधाभास है, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि जो ट्रोफाइलियम कैटायन है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा स्थायी है, यानी कि जो 7 वाली कार्बन की चेन है वो 3 कार्बन की जो अनुनादी संरचना उससे फैल ज्यादा खतरनाक है, यानी ट्रोफाइलियम जो है ना, ट्रोफाइलियम वो फर्स्ट वाले से, मतलब डी जो है वो ए से ज्यादा स्थायी है, मेरा मानना है। अब ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, मुझे तो पता नहीं कि क्या ऑप्शन दिया हुआ था, है ना, ठीक है ना। अच्छी बुक्स में जो है वो यही दिया हुआ है कि डी है वो ज्यादा स्थायी है किससे, ए से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड एनिलीन, एक तो सिर्फ एनिलीन दिया हुआ है, एक है एनिलीन की ऑर्थो स्थिति पर NO2 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन, और एक आपको दिया हुआ है पैरा नाइट्रो एनिलीन। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ, यानी क्षारीयता कौन पूछ रहा है, क्षारीयता पूछ रहा है ये। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनिलीन की ऑर्थो स्थिति पर, एनिलीन की ऑर्थो स्थिति पर किसी भी प्रकार का समूह जोड़ दिया जाए, किसी भी प्रकार का समूह जोड़ दिया जाए, किसी भी प्रकार का समूह जोड़ दिया जाए तो एक प्रभाव लगता है, उसको हम बोलते हैं SIP। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ प्रोटोनेशन। ये हमेशा लगेगा, लेकिन एनिलीन की रिंग होनी चाहिए, और इस SIP के कारण एनिलीन की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है, यानी सबसे ज्यादा अम्लीय जो है ना वही हो जाएगा। अम्लीय पूछा है, अम्लीय बोल रहा हूं मैं, लेकिन क्वेश्चन में क्षारीयता पूछी है, तो अगर इसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा है तो क्षारीयता सबसे कम हो जाएगी, यानी ये बी वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पे देखते हैं। इसके अंदर जो प्रभाव लग रहा है ये मेटा स्थिति, अगर आपको ज्ञान हो, मेटा स्थिति पर सिर्फ एक काम करता है, वो है -I। ये पैरा स्थिति है, पैरा स्थिति पर 2 प्रभाव के प्रभाव काम करते हैं, एक -M काम करता है, एक -I काम करता है। यहां कुछ नहीं लग रहा तो सबसे आगे आ जाएगा 1, सेकंड के बाद, सेकंड तो सबसे लास्ट में जाएगा और सबसे आगे कौन आ जाएगा 1। देखते कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, एक ही ऑप्शन है जिसमें मैंने क्या बोला, एनिलीन की ऑर्थो स्थिति पर NO2 लगता है तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो क्षारीयता ऑटोमेटिक सबसे कम हो जाएगी। उसके बाद सबसे आगे कौन आ जाएगा, एनिलीन, क्योंकि यहां पर कोई भी प्रभाव नहीं लग रहा तो सबसे आगे एनिलीन आ जाएगा, तो सेकंड सबसे लास्ट में और फर्स्ट सबसे आगे, तो इसके बीच में बच जाएगा। अब जो भी आएगा, लेकिन ऑप्शन करेक्ट हो गया सेकंड और फर्स्ट, तो हमारे पास सेकंड आंसर आ जाएगा। तो पहले कौन आएगा हमारे पास, मैं ऑर्डर इस तरीके से लिख देता हूं, सबसे पहले आएगा हमारा एनिलीन, फिर आप देख लीजिएगा ऑप्शन में, उसके बाद आएगा हमारे पास मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये ऑप्शन में ऐसे लिख देता हूं, मेटा नाइट्रो एनिलीन। उसके बाद हमारे पास आएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, और सबसे अंत में कौन आएगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये ऑर्डर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, एनिलीन जो है उसको क्या माना है इन्होंने 1, मेटा नाइट्रो एनिलीन को इन्होंने क्या माना है 4th, ठीक है, और पैरा नाइट्रो एनिलीन को इन्होंने क्या माना 3rd, और सबसे लास्ट में मैंने बता ही दिया था सेकंड आ जाएगा, तो फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड सेकंड, तो आंसर जो आ जाएगा हमारे पास सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन फॉलोड बाय द रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर गिव्स। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आपने ओजोनोलाइसिस किया, ठीक है, और ओजोनोलाइसिस करने पर किसका ओजोनोलाइसिस कर रहा है, 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन का ओजोनोलाइसिस कर रहा है, और ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, जिंक की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो आंसर है वो सही होगा। तो पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बना लेता हूं। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, देखिए ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन हो गया, 1 ब्यूटीन लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे मिथाइल है और 3 नंबर पे मिथाइल है। ये तो मेरे पास हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन है। इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर मैं अगर ड्रॉ कर दूंगा तो इस तरीके का बनेगा CH3, ये बन जाएगा CH, यहाँ मेरे पास आ जाएगा CH3, फिर इसके बाद मेरे पास आ जाएगा C, यहाँ आ जाएगा मेरे पास CH3, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा मेरे पास CH2। ये तो हो गया मेरे पास 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। अब इसका ओजोनोलाइसिस कराना है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं दोबारा बना देता हूँ। तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या थी, CH3 CH, ये मेरे पास था CH3, इसके बाद था मेरे पास CH,
इसके पास मेरे पास क्या आता है CH3, या फिर मेरे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा मेरे पास क्या CH2। इसका मैंने ओजोनाइसिस करवाया। ओजोनाइसिस कराने का सिंपल सा लॉजिक ये है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जहां भी आपको डबल बॉन्ड मिल जाए उसको तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों तरफ O जोड़ दो, बस बात खत्म करनी है। डबल बॉन्ड तोड़ना है और O जोड़ना है। ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसको तोड़ दिया और दोनों तरफ क्या लगा देना है O, यहाँ भी O लगा दिया और यहाँ पर भी O लगा दिया। O लगाने के बाद क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ मेरे पास आ जाएगा CH3, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा C, यहाँ लगा दिया मैंने O, इसको लगा दिया मैंने CH3, फिर प्लस, क्योंकि पूरा टूट गया बॉन्ड, अब यहाँ पर भी O लग जाएगा, यहाँ पर O लग जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा CH2O आ जाएगा। जब मैं इसको मैं ओपन करूंगा स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, CH3 CH CH3, यहाँ मेरे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये मेरे पास आ जाएगा CH3, एक स्ट्रक्चर तो इस तरीके से ओपन हो गई और जो दूसरी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ओपन आ जाएगी, HC डबल बॉन्ड और H हो जाएगा। ये एक एल्डिहाइड है एंड एल्डिहाइड इंस्टेंटली कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एल्डिहाइड जो तुरंत प्रभाव से कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो अब इसका तो नाम हो जाएगा मेरे पास मिथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। इसका मतलब है एक प्रोडक्ट तो बनेगा मेरे पास मिथेनोइक एसिड, देखिए मिथेनोइक 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 मिथेनोइक, चारों मिथेनोइक है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, तो मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा 3 मिथाइल, 4 कार्बन की स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या बोलेंगे ब्यूटेन, और वो हो जाएगा मेरे पास 2 ऑन, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, तो आंसर जो हो जाएगा मेरे पास कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है ना। तो ओजोनोलाइसिस की सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये है कि डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों तरफ क्या जोड़ दो, O जोड़ दो, उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मिथेनोइक एसिड एंड 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है, देखिए PH C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां इसने लगा रखा था CH3, इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है Hg+2 से और यहां लगा दिया मैंने H+। ये क्वेश्चन है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये एल्काइन का जलयोजन है। किसका जलयोजन है, एल्काइन का जलयोजन। एल्काइन का जो जलयोजन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, तो एल्काइन का जलयोजन जो होता है वो HgSO4 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। अब जो HgSO4 है उसको हम लोग बुक्स में Hg+2 भी लिख देते हैं और H2SO4 जो होता है उसको हम लोग कई बार H+ भी लिख देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ। इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है कि एल्काइन का क्या किया जा रहा है, जलयोजन किया जा रहा है। पहली बात तो हमें क्लियर हो रही है। अब जलयोजन करना है तो जलयोजन किस तरीके से करना है, तो देखिए जलयोजन कैसे किया जाता है। यहाँ लिखा मैंने PH, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ लगा दिया मैंने CH3। इसका मुझे जलयोजन करना है तो मैंने लगा दिया Hg+2 और यहाँ लगा दिया मैंने H+। जलयोजन करने का मतलब है H+ और OH-, ये जलयोजन करने का मतलब है, क्योंकि जल का मतलब होता है H2O। अब हमें पहले इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड कहाँ टूटेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो एक तरीका होता है कि बॉन्ड वहां टूटेगा जहां बनने वाला कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन अधिक स्थायी हो। ये एक प्रोसीजर है, अधिक स्थायी हो। बॉन्ड वहां टूटेगा जब बनने वाला कार्बोधनायन अधिक स्थायी हो। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, PH C डबल बॉन्ड C CH3। एक रास्ता तो है कि यहां पर मैं प्लस लगा दूं, यहां पर मैं माइनस लगा दूं। भाई बॉन्ड तोड़ना है तो दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो बॉन्ड मेरा इस तरफ टूटे या बॉन्ड मेरा इस तरफ टूटे। बॉन्ड टूटेगा कहां, दिमाग में पहले क्वेश्चन आता है। तो बॉन्ड वहां टूटेगा जहां बनने वाला कार्बोधनायन अधिक स्थायी हो। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो सकता है, यहां आ सकता है प्लस, यहां आ सकता है माइनस और यहां लगा देंगे CH3। आप अगर देखेंगे कि बनने वाला कार्बोधनायन कहां स्थायी हो सकता है, तो आप देखेंगे जो PH है ना, PH ये बेसिकली बेंजीन रिंग है। PH का मतलब क्या था, फिनाइल ग्रुप, ये बेंजीन रिंग है। तो आप देखेंगे बनने वाला कार्बोधनायन जो इस बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद करेगा, और अगर कार्बोधनायन बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद कर रहा है तो वह स्ट्रक्चर जो होगी ज्यादा स्थायी होगी। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, फर्स्ट वाली, क्योंकि इसमें कार्बोधनायन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद कर रहा है। तो हमारे पास ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है, जो बॉन्ड टूटने वाली है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं पूरी तरीके से। यहां लगा दिया मैंने प्लस, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां लगा दिया माइनस, इधर लगा दिया CH3। ठीक है, इस तरीके से तो बॉन्ड टूटेगा। अब हमें अटैक किसका कराना है, H2O का। तो H2O का मतलब हो जाएगा H+ और OH-। ठीक है, तो सबसे पहले ये माइनस जो होगा, इस माइनस से जाके H+ अटैक करेगा। तो पहला स्ट्रक्चर तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास ये बन जाएगा C, इधर आएगा प्लस, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, इधर आएगा CH और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा CH3। इसके बाद दूसरा जो अटैक होगा वो OH- का होगा। ये इस तरीके से अटैक करेगा तो दूसरा अटैक हो जाएगा, और मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास C, इधर मेरे पास हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH और यहाँ पर हो जाएगा CH3।
अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, यहाँ एक शब्द आता है, इसको हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। अगर आपने पढ़ रखी हो टोटोमेरिज्म, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चलावयवता। क्या कहा जाता है? चलावयवता। अगर आपने अच्छी तरह पढ़ रखी हो तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। चलावयवता टोटोमेरिज्म में क्या होता है? सिंपल सा लॉजिक है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ आ जाता है, एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं, और हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है। डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाता है, तो शिफ्टिंग के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये बेंजीन रिंग हो जाएगी मेरे पास, यहाँ मेरे पास आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, H यहाँ पर आ जाएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा CH2, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा CH3। तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया वो ये बन गया। क्या बन गया? बेंजीन रिंग, जिसको अपन बेंजीन रिंग हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, उस बेंजीन रिंग के अलावा जो लिखा हुआ है वो पीएच लिखा हुआ, तो मैं पीएच लिख देता हूँ। क्या बन गया था? पीएच, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट था आफ्टर टोटोमेरिज्म, चलावयवता के बाद। ये देखते हैं हम इस तरह के कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या। तो देखें ये पीएच हो गया, पीएच के बाद जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड, फिर जुड़ा हुआ है CH2, फिर जुड़ा हुआ है CH3। ये हो गया ना ऑप्शन, पीएच, फिर क्या जुड़ा हुआ है बोलो? पीएच, पीएच, उसके बाद C डबल बॉन्ड, उसके बाद CH2 और आफ्टर दैट CH3। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके का ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, फिर ये वाला भी नहीं हो सकता। ये पीएच, C डबल बॉन्ड, CH2 CH3, आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा कॉन्सेप्ट था। पहली बात तो एल्काइन का जलयोजन करना है, और जलयोजन इस तरीके से होगा कि कार्बन आयन इस तरह से टूटे या कार्बन आयन इस तरह से बने कि बनने वाला कार्बन आयन अधिक स्थायी है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है पहले H+ अटैक करेगा, फिर OH- अटैक करेगा, और आखिरी में हम जो आंसर बनाएंगे वो किसके अनुसार बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू टोटोमेरिज्म, या इसको हम कहते हैं चलावयवता। एक बार चलावयवता के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। 30 नंबर क्वेश्चन है, इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिन डाइक्लोराइड आर आइसोमेरिक कंपाउंड्स, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द बोथ ऑफ देम। एक अच्छा क्वेश्चन दिया है लोगों ने। सबसे पहले दिया हुआ इथाइलिन क्लोराइड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन क्लोराइड? तो स्ट्रक्चर ये होती है CH2 CH2, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा Cl, इसको तो हम कहते हैं इथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा बोला इथिलीन क्लोराइड, तो वो इस तरीके का होता है CH3 CH Cl2, इसको हम कहते हैं इथिलीन क्लोराइड। तो हमें स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए, देखना है। ये बोला है कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोल रहा है ये। तो एक एक करके ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि बोथ ऑफ देम आर डाइहैलोजन कंपाउंड्स। हाँ बिल्कुल सही बात है। डाइहैलोजन का मतलब है कि इसके पास 2 हैलोजन समूह होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 हैलोजन समूह। देखिए आप दिखाई भी दे रहे होंगे, एक Cl ले रहा है, एक Cl ले रहा, इसमें भी देखेंगे तो 2 Cl है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि आंसर में पूछा कौन सा सही नहीं है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये तो ये नहीं हो सकता आंसर। बोल रहा है बोथ ऑफ देम गिव्स बेलिस्टन टेस्ट। हाँ दोनों बेलिस्टन टेस्ट भी देते हैं, हैलोजन वाले जो होते हैं वो बेलिस्टन टेस्ट भी देते हैं। अब बच गया COD, तो COD को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एक बार। बोथ ऑफ देम रिएक्ट विद अल्कोहलिक QH एंड गिव सेम प्रोडक्ट। इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार, देखिए समझे मेरी बात ध्यान से। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है अल्कोहलिक QH। अल्कोहलिक QH क्या होता है? इसका बेसिक फंक्शन होता है ये किसी भी स्ट्रक्चर से HX को रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है? HX को। अगर Cl है तो HCl रिमूव करेगा, अगर Br है तो वो HBr रिमूव करेगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो स्ट्रक्चर थी वो इथाइलिन क्लोराइड थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH2, यहाँ लगा दिया Cl, इधर लगा दिया मैंने Cl। इसकी अभिक्रिया मैं करवा रहा हूँ अल्कोहलिक KOH के साथ। मुझे किसको हटाना है? HCl को हटाना है। ठीक है, अब देखिए गौर करिएगा, इधर से तो हटेगा हाइड्रोजन और यहाँ से हटेगा Cl। इधर से हटा दिया Cl, यहाँ से हटा दिया हाइड्रोजन, हट गया क्या Cl? फिर से इधर से हटा दिया Cl, यहाँ से हटा दिया हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे और 2 Cl हटेंगे। हटने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा? देखो 2 हाइड्रोजन हट गए और 2 Cl हट गए, तो हटने के बाद मेरे पास बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मेरे पास क्या बन गया? इथाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इथाइलिन क्लोराइड की अगर आप अभिक्रिया अल्कोहलिक QH के साथ कराओगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसकी करवा के देखते हैं एक बार। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर कराओगे, इसकी जो रिएक्शन है वो कराओगे CH3CH, यहाँ लगा दिया मैंने Cl2, तो मैंने क्या बताया था? वही अल्कोहलिक QH रिएक्शन होती है। क्या फंक्शन होता है इसका? HX हटाना या HCl हटाना। देखें इधर से H हटा दिया, इधर से Cl हटा दिया, फिर से इधर से H हटा दिया, इधर से Cl हटा दिया, तो फिर से मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। काम क्या है? HCl को हटाना, बस इतनी सी बात ध्यान रखिए। यहाँ से Cl हट जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा एक,
फिर से यहाँ से सी हट जाएगा, यहाँ से एच हट जाएगा 2, तो फिर से वही प्रोडक्ट बन गया। देखो इसका मतलब ये है कि चाहे इथाइलिन क्लोराइड हो चाहे इथिलीन डाइक्लोराइड हो, दोनों ही सेम में अगर आप एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन कराओगे तो दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो देखते हैं थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम रिएक्ट विद एल्कोहलिक क्यूएच एंड गिव सेम प्रोडक्ट। तो 3 तो सही है बिल्कुल, ये तीनों तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चौथा पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि बोथ ऑफ देम रिएक्ट विद एक्वस क्यूएच एंड गिव द सेम प्रोडक्ट। एक बार इससे भी करवा के देख लेते हैं। अगर आप इथाइलिन क्लोराइड की अभिक्रिया एक्वस क्यूएच से कराओगे तो ये कुछ नहीं करता, इधर Cl हटा के OH लगा देता है, इधर Cl हटा के OH लगा देता है। तो पहले वाले केस में तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, जबकि दूसरे वाले केस में जो है वो स्ट्रक्चर इस तरीके की बनेगी CH3CH। वही सेम कॉन्सेप्ट है, Cl हटा के क्या लगाना है OH, तो क्या बन जाएगा CH3CH। यहाँ पर भी OH आ जाएगा, यहाँ पर भी OH आ जाएगा। आपने एक सिस्टम पढ़ा होगा कि एक ही कार्बन पे 2 H जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा CH3 और CHO। तो आप देखेंगे दोनों से बनने वाला प्रोडक्ट अलग अलग है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में पूछा भी गया इज नॉट करेक्ट, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गलत है इसलिए इसको आंसर दे रहा हूं मैं, बाकी तीनों सही थे। ठीक है, समझ गया मेरी बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In the reaction of phenol with CH_Cl3 and aqueous MeNaOH at 70 डिग्री सेंटीग्रेड the electrophilic attack will be। एक ध्यान समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम कहते हैं रीमन-टीमन अभिक्रिया। क्या नाम होता है? रीमन-टीमन अभिक्रिया। तो ये बेसिकली रीमन-टीमन अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट है। इसमें ये कहता है कि अगर आप फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराओगे? CH_Cl3 प्लस KOH से कराओगे तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती बोलते हैं इसको। क्या बनता है? मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट बनता है। इस मध्यवर्ती का नाम होता है कार्बीन। क्या बोलते हैं इस मध्यवर्ती को? कार्बीन बोलते हैं इसको, कार्बीन। और ये कार्बीन जो होता है इसका मतलब होता है CCl2। और ये कार्बीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो CCl2 एक मध्यवर्ती बनेगा कार्बीन में, किसमें? रीमन-टीमन अभिक्रिया में। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? CHCl3 CHCl2, बेसिकली ऑप्शन तो यही है लेकिन ये थोड़ा ऑप्शन गलत। एक मिनट, सी है CCl2। हाँ, ये जो लिखा हुआ है CCl2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? CCl2 वाला। मैं दोबारा बता देता हूं एक बार। फिनॉल की अभिक्रिया CHCl3 प्लस KOH से कराओगे तो बनने वाला इंटरमीडिएट कौन सा होता है? CCl2, दैट इज कॉल्ड कार्बीन। कार्बीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। ये कॉन्सेप्ट है मेरे पास। तो ऑप्शन देख लेता हूं, इलेक्ट्रोफाइल CCl2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 2 लोन पेयर भी होते हैं तो आंसर हो जाएगा सी। इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन रीमन-टीमन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Among the following molecules with the highest dipole moment। देखिए डायपोल मोमेंट का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, हालांकि डायपोल मोमेंट अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर अभी अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से बता रहा हूं कि जिसकी विद्युत ऋणता अधिक, जिसकी विद्युत ऋणता अधिक उसका डायपोल मोमेंट या द्विध्रुवागुण भी अधिक, उसका डायपोल मोमेंट अधिक। सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है। तो एक ही ऑप्शन में F है, ये आंसर हो जाएगा। CCl4 के बारे में बात करेंगे तो CCl4 का डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि डायपोल मोमेंट की दिशा जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। कहां से होती है? प्लस से माइनस की तरफ। तो CCl4 के केस में क्या हो जाएगा? यहाँ Cl, इधर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। आप देखेंगे सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये 180 डिग्री पर, ये भी 180 डिग्री पर, तो इसका तो डायपोल मोमेंट 0 होता है, ध्यान रखिएगा। CCl4 हो गया, CO2 हो गया, इनका डायपोल मोमेंट जो होता है जनरली क्या होता है? 0 होता है। तो हमारे से पूछा अधिकतम डायपोल, तो जिसकी विद्युतता अधिक होगी उसका डायपोल मोमेंट अधिक होगा। तो आंसर जो होता है, इसलिए HF, H2O और NH3 में सबसे अधिक डायपोल मोमेंट किसका होगा? HF का, उसके बाद H2O का, और सबसे कम किसका होगा? NH3 का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास CH3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखें। अ कंपाउंड A हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2Cl3OH, ये है। इट रिड्यूसेस द फॉलोइंग सॉल्यूशन। अब आराम से और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। इट रिड्यूसेस द फॉलोइंग सॉल्यूशन। देखिए फॉलोइंग सॉल्यूशन की खासियत है, जिसको अपन फॉलोइंग विलयन भी कहते हैं। फॉलोइंग सॉल्यूशन जो होता है वो जनरली एलिफेटिक एल्डिहाइड द्वारा, एलिफेटिक एल्डिहाइड द्वारा, एलिफेटिक एल्डिहाइड द्वारा
फेलिंग विलियन टेस्ट दिया जाता है, एलिफेटिक द्वारा फेलिंग विलियन टेस्ट दिया जाता है। दूसरा, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो लिया गया कंपाउंड होगा ना ये एक एल्डिहाइड होगा, इतनी बात तो मेरे पास कंफर्म हो गई। अब इसमें 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, C2Cl3OH में, इसमें एक कार्बन का तो एल्डिहाइड होगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि वो कह भी रहा है कि फेलिंग सॉल्यूशन को वो रिड्यूस करता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन को वो रिड्यूस करेगा जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा। तो कार्बन और कार्बन, इसमें एक तो मेरे पास हो गया एल्डिहाइड। अब मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर भी बन गई, 2 कार्बन थे जिसमें से एक एल्डिहाइड हो गया, अब कितने Cl है, 3, तो एक Cl, ये दूसरा Cl, ये तीसरा Cl। देखते हैं, 2 कार्बन 3 Cl और OH, एक O एक H, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए ये एल्डिहाइड है, इसका मतलब है ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस एक एल्डिहाइड ही करता है। और इसका नाम जो होता है, इसके नाम को अपन बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरल। बात समझ में आ रही है, इसका नाम होता है क्लोरल। ठीक है, अब देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है कि आगे पढ़ लेते हैं एक बार। ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ऑब्वियस सी बात है कि यदि आप एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर आप किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण करेंगे तो लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। वो बन भी रहा है, दिख भी रहा है, क्योंकि मैंने बता दिया कि फेलिंग टेस्ट होते हैं केवल एल्डिहाइड देते हैं। तो ए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ डाइक्लोरीन ऑन इथाइल क्लोराइड। ए क्या है, ये कंपाउंड है, इसका नाम है क्लोरल। तो देखते हैं, मिथाइल क्लोराइड ना, मोनोक्लोरिक एसिडिक ना, क्लोरल, ये हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, CCl3.CHO, ये लिख देते हैं। इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगी, Cl और यहाँ पर आ जाएगा C⋯OH, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An aromatic compound has a molecular formula C7H8O, the number of phenolic isomers। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें C7H8O, ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें 7 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो मैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर बना सकता हूं, देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर तो ये बन सकती है जिसको बोलते हैं CH2OH। एक मेरे पास स्ट्रक्चर ये बन सकती है, इसका नाम हो जाएगा CH3 और OH। एक मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन सकती है जिसको हम कह सकते हैं CH3 और OH। और एक मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन सकती है जिसको हम कह सकते हैं CH3 और OH। अब 4 स्ट्रक्चर में से ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल क्यों है, क्योंकि OH डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ। जब OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फिनोल। तो ये एक फिनोल डेरिवेटिव है, फिनोल का व्युत्पन्न। ये भी फिनोल का डेरिवेटिव है और ये भी फिनोल का डेरिवेटिव है। 3 फिनोल के डेरिवेटिव है, एक अल्कोहल का डेरिवेटिव है। क्वेश्चन में किसके पूछ रहा है, फिनोलिक आइसोमर पूछ रहा है केवल। तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि अल्कोहलिक डेरिवेटिव है। तो कुल मिला के कितने आ जाएंगे, 3। बात समझ में आ रही है। नाम चाहो तो उसको मैं बता देता हूं, इसको ऑर्थोक्रिसोल बोलते हैं, इसको मेटाक्रिसोल बोलते हैं और इसका नाम होता है पैराक्रिसोल। ये इसके नाम हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर जो जाएगा कितना हो जाएगा, 3। क्यों, अगर टोटल पूछता है तो 4 होते, लेकिन फिनोलिक पूछ रहा हो बेसिकली, तो फिनोलिक में कितने हो जाएंगे, होने में तो और भी हो सकते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, OCH3। ईथर वाला भी बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सीबेंजीन। क्या बन जाएगा, मिथॉक्सीबेंजीन। लेकिन वो पूछ ही केवल किसके लिए रहा है, फिनोल के लिए पूछ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट बोल रहा है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव्स अ मिक्सचर ऑफ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन देके समझिएगा। बोला टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल, बोला ईथर, आगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ऐसी। इसको बोलते हैं 3 डिग्री ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसकी रिएक्शन करवानी है मुझे HI से। किससे करवानी है, HI से। एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर एक भी 3 डिग्री होगा तो I- वहीं अटैक करेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। एक भी अगर 3 डिग्री होगा तो I- वहीं अटैक करेगा। लेकिन यदि 3 डिग्री नहीं है तो I- वहां जाएगा, वहां जाएगा जहां ग्रुप छोटा हो, सीधी बात है ये। देखते हैं यहां पर 3 डिग्री है कि नहीं है। ये देखिए, ये रहा 3 डिग्री,
ये रहा 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री नहीं होता तो आई माइनस वहां जाता है तो ग्रुप छोटा हो, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री है तो आई माइनस फिर वहीं अटैक करेगा जहां पर 3 डिग्री है। तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से आई माइनस, तो आई माइनस सीधा यहीं जाएगा, यहीं जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH3, इधर भी आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा I, फिर प्लस बाकी से क्या जुड़ जाएगा CH3OH। ठीक है, अगर 3 डिग्री नहीं होता तो I माइनस वहां जाता है ग्रुप छोटा हो, अभी 3 डिग्री है तो I वहां जाएगा जहां पे सबसे बड़ा ग्रुप हो। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसका नाम तो हो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटाइल आयोडाइड। देखते हैं एक बार, 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल ना, 3 डिग्री ब्यूटाइल आयोडाइड हो सकता है ना, तो आंसर कौन सा आ जाएगा B, 3 डिग्री ब्यूटाइल आयोडाइड। और ये वाला क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following will distinguish ethanol from benzaldehyde? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए मेरी बात ध्यान से। एक तो इसने बोला इथेनॉल एक प्रकार का एल्डिहाइड है, एक प्रकार का एल्डिहाइड है, और दूसरा क्या बोला है, बेंजीएल्डिहाइड, बेंजीएल्डिहाइड। हालांकि ये भी एल्डिहाइड है, फिर अंतर क्या है दोनों में, सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये वाला जो एल्डिहाइड है वो एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक, और ये वाला कैसा है, एरोमेटिक, ये वाला जो है वो एरोमेटिक है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि फेलिंग विलयन जो होता है ना, फेलिंग विलयन, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलयन जो होता है वो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, ओनली एलिफेटिक देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग नहीं देते। तो यही बात है, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड होने को तो, लेकिन ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है, तो ये वाला फेलिंग सॉल्यूशन दे देगा, ये नहीं देगा। अब हमें देखना है कि इसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन का उदाहरण कौन सा है। ये वाला जो है इसको तुम कहते हैं टोलेन, टोलेन तो दोनों से देता है, टोलेन वाला तो एलिफेटिक से भी देता है और एरोमेटिक से भी देता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2,4-DNP एलिफेटिक से भी देता है, एरोमेटिक से भी देता है, ये भी नहीं हो सकता। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा, इसी को हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, फेलिंग सॉल्यूशन। हालांकि दो प्रकार का होता है, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। ए को तो हम कहते हैं कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और बी को हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहते हैं इसको, देख लो लिखा हुआ भी है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और CH4NOH। तो ये पूरा का पूरा फेलिंग सॉल्यूशन हो जाएगा, एलिफेटिक दे देगा, एरोमेटिक नहीं देगा, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which reactive intermediate is formed during the condensation of reaction between the acetaldehyde and formaldehyde? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझिए मेरी बात ध्यान से। आपने एक नाम सुना होगा, इसको अपन बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या नाम होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है इसका मतलब, देखिए सपोज करें मैंने कंपाउंड लिया हुआ है CH3CHO, ठीक है, इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन होता है इसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और वी कैन से दैट इसको हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। होगा क्या, एक होगा सिस्टम ये कि जो लिखा हुआ है ना CS, इसमें से एक हाइड्रोजन अलग कर लिया, या लगा दिया C डबल बॉन्ड और H। जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो होता है OH माइनस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है, OH माइनस। तो OH माइनस जाके इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा CH2 माइनस, या मेरे पास क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड और H। इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा। दोबारा समझाता हूँ मैं, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है या फिर अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन पर अगर कोई बेस अटैक करेगा तो यहाँ से H निकल जाएगा और माइनस बन जाएगा, तो इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रकार का इंटरमीडिएट बनेगा, मध्यवर्ती। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें हालांकि लगा नहीं रखा, मैं लगा देता हूं। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इस पे रेडिकल, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, CH2 पे तो कौन सा चार्ज है, माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CHO। ठीक है ना, इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। आंसर ए मान लेते, क्योंकि लगा हुआ नहीं है तो ए मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है नाइट्रो एसिडिक एसिड, फ्लोरो एसिडिक एसिड, ब्रोमो एसिडिक एसिड और साइनो एसिडिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक का ही पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूछ रहा होगा। चलिए देखिए, देखें एसिडिक स्ट्रेंथ या अम्लीय सामर्थ्य जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ या अम्लीय सामर्थ्य वो सीधे समानुपाती होती है माइनस आई के, व्युत्क्रम क्रमानुपाती होती है प्लस आई के। जितना ज्यादा माइनस होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सबसे पहले लिखा हुआ नाइट्रो एसिडिक एसिड, इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रो एसिडिक एसिड, ये मेरे पास फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरो एसिडिक एसिड, दैट इज सेकंड। फिर लिखा हुआ है ब्रोमो एसिडिक एसिड, दैट इज थर्ड। और उसके बाद दिया हुआ है साइनो एसिडिक एसिड, दैट इज फोर।
साइनो एसिटिक एसिड दैट इज 4। तो सबसे ज्यादा जो होती है वो NO2 की होती है। सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट किसका होता है? सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट NO2 का, उसके बाद होता है CN का, बाकी सारे बाद में आते हैं। तो सबसे ज्यादा माइनस है इसका होगा, तो इसी का एसिडिक सबसे ज्यादा होगी, यानी फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी हाईली एसिडिक होगा। तो एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, लो फिर भी बता देता हूँ। सबसे ज्यादा मैंने बताया माइनस है किसका होता है? NO2 का, उसके बाद किसका होता है? CN का, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, इस तरीके का ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले NO2 वाला आएगा। NO2 वाला कौन सा है? फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ है तो फोर्थ आ गया, उसके बाद इन दोनों में सेकंड, और लास्ट में कौन आएगा? थर्ड। ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य जो होती है वो सीधे समानुपाती माइनस आएगी और विद क्रमानुपाती होती है प्लस आएगी। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिप बेस आर फॉर्म्ड व्हेन एलिनिन रिएक्ट्स विद। देखिए शिप बेस होता क्या है, सिंपल सी लॉजिक है। अगर कोई कार्बोनिल समूह, अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अगर अमोनिया से रिएक्शन करता है तो बनने वाला यौगिक जो होता है वो क्या होता है? अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप अगर अमोनिया से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? C, यहां लगते हैं डबल बॉन्ड N, यहां लग जाएगा मेरे पास क्या, यहां से O निकल जाएगा, यहां से H2 निकल जाएगा तो NH बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप RNH2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? C डबल बॉन्ड N, ये लगता है R, इसी को बोलते हैं शिप क्षार। शिप क्षार यानी अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप 1 डिग्री एमिन से रिएक्शन करता है तो बनता है शिप क्षार, और अगर अमोनिया से रिएक्शन करता है तो बनाता है इमीन। क्या बनता है? इमीन। अमोनिया से रिएक्शन करने पर बनाता है इमीन और 1 डिग्री एमिन से रिएक्शन करने पर बनाता है शिप क्षार। तो देखो ये बोल रहा है व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद, तो एनिलीन जो एक प्रकार का 1 डिग्री हो जाएगा, एनिलीन जो है वो 1 डिग्री हो जाएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन कर सकता है, करवा दीजिए, इस तरीके से रिएक्शन करेगा तो इससे H2 निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? शिप बेस, शिप क्षार। ठीक है, हैलाइड से कोई मतलब है नहीं, अल्कोहल से मतलब है नहीं। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से रिएक्शन होती है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए मेरी बात ध्यान से। ऐसा कहा जाता है कि यदि एनिलीन की अभिक्रिया एक हाईली एसिडिक मीडियम में करवाई जाए तो एनिलीन के जो लोन पेयर होते हैं वो इसको अटैक कर लेंगे, और अटैक करने के बाद एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है NH3+, और इस NH3+ को हम कहते हैं एनिलीनियम आयन। क्या कहते हैं इसको? एनिलीनियम आयन। इसी एनिलीनियम आयन के कारण बीच में एक प्रोडक्ट बनता है जो होता है मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग, ये आंसर है इसका बेसिकली। तो एनिलीनियम आयन बनने के कारण मेटा डायरेक्टिंग होता है। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, ये बात सही है। ये स्पेलिंग क्या है? एनिलीनियम आयन। ठीक है ना? क्यों बनता है? क्योंकि इसके लोन पर इसको डोनेट करेंगे तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा। होता क्या एनिलीनियम आयन? जब बेंजीन के ऊपर NH3+ हो, इसको हम कहते हैं एनिलीनियम आयन। समझ गए मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पेप्टाइड्स लिंकेज फ्रॉम बाय 3 अमीनो एसिड, इसको समझिए। अगर 2 अमीनो एसिड होंगे, जैसे मैं एक अमीनो एसिड ले लेता हूं, ये पहला अमीनो एसिड, एक दूसरा अमीनो एसिड ले लेता हूं, इन दोनों के बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो 2 अमीनो एसिड के बीच में बनता है डाइपेप्टाइड। ध्यान से समझिए, 2 अमीनो एसिड के बीच में बनेगा डाइपेप्टाइड। इसका नाम तो डाइपेप्टाइड है लेकिन बॉन्ड एक ही है। डाइपेप्टाइड इसलिए लगा रहे क्योंकि 2 अमीनो एसिड है, तो इसका मतलब है एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड। तो एक बॉन्ड तो इनके बीच में होगा, एक बॉन्ड इनके बीच में होगा, तो ये हो जाएगा ट्राइपेप्टाइड। होने में तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा क्योंकि 3 अमीनो एसिड है, लेकिन बॉन्ड 2 ही है, क्योंकि 2 के बीच में एक बन रहा है, 2 के बीच में एक बन रहा है, तो बॉन्ड तो 2 ही है, लेकिन अमीनो एसिड 3 है। तो क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ पेप्टाइड्स लिंकेज फॉर्म्ड बाय 3 अमीनो एसिड। तो 3 के बीच में कितने बनेंगे? 2 ही बॉन्ड बनेंगे। तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? एक सेकंड, यहाँ 4 ऑप्शन में नहीं है। नंबर ऑफ पेप्टाइड्स लिंकेज फॉर्म्ड बाय 3 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड के बीच में 2 ही लिंकेज बनेंगे। 2 कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना? 3 अमीनो एसिड के बीच में जो होंगे 2 बॉन्ड बनेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर
दो होते तो एक बनता भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, फिर एक अमीनो एसिड एक, तो ये हो गया 3 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड बोला उसने, तो बॉन्ड जो होंगे वो 2 ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा, तो 2 ही आंसर आएगा इसके अंदर, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ डिटॉल इज ड्यू टू द, देखो डिटॉल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ CH3 होता है, आई थिंक यहाँ CH3 होता है, या Cl होता है, या OH होता है, इसको बोलते हैं क्लोरो जाइलिनॉल बोलते हैं इसको। तो क्लोरो जाइलिनॉल प्लस क्लोरोबेंजीन, इन दोनों की वजह से जो हमारा डिटॉल है, वो एंटीसेप्टिक नेचर रखता है, एंटीसेप्टिक नेचर रखता है। डिटॉल आप जानते हैं जो हर कोई यूज करता है घर के अंदर। ये स्ट्रक्चर हो गई क्लोरोजाइलिनॉल की, चाहे तो बना लीजिएगा आप, तो आंसर क्या आएगा, बोथ क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोजाइलिनॉल, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पॉलीमराइजेशन डज नॉट अकर थ्रू इंटरमीडिएट, देखिए जब आप बहुलक का निर्माण करते हैं तो बहुलकों का निर्माण 3 प्रकार की क्रियाविधि से होता है। बहुलकों का निर्माण 3 प्रकार की क्रियाविधि से होता है, कौन कौन सी, 1, 2 और 3। मुक्त मूलक, कार्बोनाइन यानी कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, और एक हो जाएगा कार्बोनाइन। तो 3 प्रकार से होता है। किससे नहीं होता, कार्ब मुक्त मूलक से होता है। किससे नहीं होता, तो ये होता है कार्बिन से नहीं होता, ये नहीं होता। देखते हैं एक और ऑप्शंस क्या है। कार्बोकैटायन होता है, बिल्कुल होता है, अभी बताया मैंने। कार्ब एनायन से भी होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फ्री रेडिकल से, इन तीनों से होता है, तो बच गया चौथा, इनसे नहीं होता। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो एक रटा हुआ क्वेश्चन है, वॉन ऑर्बिटल विधि, वैसे बता देता हूं। 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक होती है मॉन्ड प्रक्रम, मॉन्ड, एक होती है वॉन अर्कल। मॉन्ड प्रक्रम जो होता है वो तो किया जाता है निकल के लिए, और वॉन अर्कल जो होता है वो किया जाता है टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए, 2 के लिए किया जाता है, याद रख लीजिएगा। टाइटेनियम के लिए दिया हुआ है, ये टाइटेनियम के लिए दिया हुआ है। देखो इसने पूछ क्या लिया, टेम्परेचर पूछ लिया T1 और T2, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। T1 का जो मान होता है वो तो 773 केल्विन होता है, और T2 का जो मान होता है वो 1675 के आसपास होता है। एनसीईआरटी ने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया और क्लियर कट डेटा भी दिया है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। हाँ ये जरूर बता देता हूं मैं, वॉन अर्कल जो होता है टाइटेनियम जर्कोनियम के लिए होता है, और मॉन्ड जो होता है वो निकल के लिए होता है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, 773 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर कलेक्टर्स, देखिए कलेक्टर्स क्या है, आप लोगों ने ना एक अभिक्रिया पढ़ी होगी या एक नाम पढ़ा होगा जिसका नाम होता है झाग प्लावन विधि। झाग प्लावन विधि, इसको इंग्लिश में हम लोग फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये झाग प्लावन विधि में कलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उनका काम क्या होता है, बेसिकली कलेक्टर्स मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, चीजों को मॉलिक्यूल को जोड़ना, नाम ही कलेक्टर्स है। कलेक्टर्स मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, गैदरिंग करना। तो क्या बोला है कि कलेक्ट इंप्योरिटीज फ्रॉम द सरफेस, collect impurities from the bottom of the sulfide, absorb themselves on polar groups to the grains। हालांकि सभी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, मैंने कुछ दिन पहले बताया था, ऑप्शन वो सही होता है जो ज्यादा बड़ा और ज्यादा एक्सप्लेनेड हो, ज्यादा इलेबोरेट हो। तो आंसर देखो ज्यादा बड़ा अच्छा ही दे रखा है, polar groups of ores and thus derive on the basis of surface to pass on to the froth of example। देखो साफ साफ दिया हुआ फ्रोथ है ना, फॉर एग्जाम्पल इथाइल ज़ैंथेट। तो झाग प्लावन विधि में मैंने बता दिया यूज किया जाता है कलेक्टर्स का, ठीक है ना, और उसका मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, इकट्ठा करना बेसिकली। तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अमंग द फॉलोइंग आयंस व्हिच वन हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए बेसिकली करना क्या है आप लोगों को, पैरामैग्नेटिज्म बोला है। पैरामैग्नेटिज्म में आपको क्या करना है, ये देखना है कि किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके पास है वो देखना। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले में, CrH2O6+3। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 25 होता है। मैं विन्यास भरूंगा, सॉरी 24 होता है। विन्यास भरूंगा तो आर्गन या मेरे पास आएगा 3d5 या मेरे पास आएगा 4s1। x + 0 × 6 बराबर कितना आएगा, +3। x बराबर मेरे पास कितना आएगा, +3 आएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक इधर से निकल जाएगा और 2 इधर से निकल जाएगा। तो यहाँ 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, एक इधर से निकलेगा, 2 इधर से निकलेगा, तो 3d3 बचेगा। यानी इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है। सेकंड वाले में चेक करूंगा, देखता हूँ FeH2O6 लिखा हुआ है और +2 लिखा हुआ है। विन्यास भरूंगा कितना हो जाएगा, इसका विन्यास हो जाएगा 3d6 और कितना हो जाएगा 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से +2 लिखा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। x + 0 × 6 बराबर +2 हो जाएगा, x बराबर +2 हो जाएगा।
2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बचेगा कितना 3d6 बचेगा। 3d6 का मतलब हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6। देखिए इसके पास 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले में कितने हैं? पहले वाले में आया हमारे पास 3, 3d5 4s में से 1 10 निकलेगा, 2 10 निकलेगा 3। दूसरे वाले में कितने हैं? 4। इसमें चेक करते हैं H2 वाले में कॉपर, इसका विन्यास हो जाएगा 3d10 और 4s 1, 2 निकल जाएंगे तो 3d9 आएगा इसके अंदर। इसके अंदर एक ही है, इसके अंदर एक भी नहीं है। क्या पूछ रहा है आप? पूछिए। पैरामैग्नेटिज्म है। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या बताया था? जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो। तो किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है? बीच वाले में 4 है इसके पास, तो आंसर जो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, मैंने करवा दिया सॉल्व। आंसर कौन आ जाएगा? दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास बोल रहा है फेक एंड मर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यदि कोई ग्रुप MA3B3 का पालन करेगा तो उसी को हम कहते हैं FAC फेक, और इसी को हम कहते हैं MER मर। दो स्ट्रक्चर है MA3B3 वाली। जैसे एक एग्जांपल CONS3 और यहां लगा दिया हमने Cl3। आप देखेंगे इधर क्या लिखा हुआ है? MA3B3 इस तरीके का एग्जांपल जो होगा फेक और मर होगा ना, ये भी ना, ये वाला ना, ये हाँ देखिए लिखा हुआ है MA3B3, हालांकि इसने S लिखा हुआ है तो कोई फर्क पड़ना नहीं उससे, MA3B3। तो आंसर जो जाएगा मेरे पास कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पायरोसल्फेट व्हेन फ्यूज्ड विद K2Cr2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स, ये एक जो है एक रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको अभिक्रिया याद होगी तो इजीली मैम हो जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। देखिए एक होता है Mn+2 और एक होता है Mn+7। ये दोनों के दोनों हालांकि कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। तो मैं देख लेता हूं कि किसके अंदर Mn+2 और Mn+7 स्टेट आती है। इसमें देखेंगे तो इसमें आएगी, निकाल के देख लेते हैं, 2x - 6 = 0, x बराबर कितना आएगा? 3। ये नहीं हो सकता। इसमें निकालेंगे 3x = 8 आएगा, x = 8/3 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। Mn2 से हम निकाल के देखेंगे 2x बराबर कितना आएगा? 14 आएगा, x = 7 आएगा, ये हो सकता है, संभावना है। और एक है लिखा हुआ है KMnO4, तो KMnO4 में निकालेंगे x - 1 + x माइनस का कितना हो जाएगा मेरे पास? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया ना, तो हो जाएगा मेरे पास 8 = 0 हो जाएगा, 8 = 0 हो जाएगा, x बराबर मेरे पास कितना आएगा? 7। तो इसमें भी +7 आ रहा है, इसमें भी +7 आ रहा है। दूसरा +2 ढूंढना है। +2 ढूंढेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें निकालोगे तो 2 + x, यहाँ हो जाएगा -1 × 4 बराबर कितना आ जाएगा? 0, x बराबर कितना आ जाएगा? +2। तो आंसर हो जाएगा डी। हालांकि एक रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन याद करने के हिसाब से बता सकता हूं मैं कि Mn+2 और Mn+7 जहां आ जाए वो कैसे यौगिक होता है? कलर का मतलब क्या होता है? रंगीन का शो कलर करते हैं। ठीक है, पर्पल कलर के क्रिस्टल होते हैं। आपने देखा होगा KMnO4, नाम क्या होता है इसका? इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम परमैंगनेट। और ये पर्पल कलर के क्रिस्टल होते हैं, पर्पल पिंक इस तरह के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, और K2Cr2O7 जो होता है वो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीरियम, सिंपल सा लॉजिक है। सीरियम आपने पढ़ा होगा, सीरियम जो होता है F ब्लॉक श्रेणी का तत्व है, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 58। कितना होता है? 58 होता है। इसकी +3 अवस्था भी होती है और +4 अवस्था भी होती है, दोनों ही स्टेट होती है। तो चेक करते हैं, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज +3 +4, ये सही है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4, ये भी ठीक है। ये बोल रहा है CM+ ऑक्सीडाइजेशन, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट नॉन इन सॉल्यूशन, ये बात सही है। तो आंसर जो जाएगा ये गलत है। बोला भी क्या? नॉट करेक्ट। F ब्लॉक का एलिमेंट है जिसका नाम है सीरियम, इसकी स्टेट जो होती है वो +3 भी संभव है और +4 भी संभव है। सीरियम जो होता है वो लेंथेनॉइड श्रेणी से संपर्क करता है। लेंथेनॉइड श्रेणी कौन से आवर्त में आती है? छठे आवर्त में आती है। कौन से पीरियड में आती है? छठे पीरियड में आती है। दूसरा, इसको अपन बोलते हैं 4f श्रेणी भी कहते हैं, 4f श्रेणी। मैं इतना स्पीडली इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि आपके कुछ ही दिन में एग्जाम है और पेपर्स बहुत सारे हैं हमारे पास, इसलिए थोड़ा स्पीडली करें। मेरा मानना है कि आप लोगों ने जो है पढ़ लिया होगा, इसलिए मैं रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूं। ठीक है ना, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नीशियम बॉन्ड्स इन एयर टू गिव, एक सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? देखिए, लिथियम, इसके बाद आता है सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। लिथियम जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम जो होता है एल्यूमिनियम के साथ एक विकर्ण संबंध दर्शाता है। विकर्ण संबंध, इसको हम लोग इंग्लिश में डायगोनल रिलेशन भी कहते हैं। कौन सा रिलेशन कहते हैं? डायगोनल रिलेशन। इसमें खासियत होती है, लिथियम जो होता है वो नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करता है, तो लिथियम करेगा तो मैग्नीशियम भी करेगा, तो मैग्नीशियम जो होता है ना वो भी नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करता है। ये बात तो कंफर्म हो गई। तो इसका मतलब वो आंसर तो होगा ही होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन आ रहा है।
दूसरी बात, लिथियम जो होता है वो ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करता है, क्योंकि इसने बोला क्या शब्द आप चेक करेंगे, हवा। हवा में तो सब होता है ना, वायु में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, बहुत सारी गैसेस होती है। तो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम को भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम जो होगा वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके Mg3N2 और MgO दोनों ही बनाएगा। सही है, आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। समझ में आ रही है मेरी बात? लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम भी करेगा, लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम भी करेगा। कारण क्या है? विकर्ण संबंध। कई बार ये भी पूछ लेता है कि लिथियम का विकर्ण संबंध किससे होता है, तो मैग्नीशियम से। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है? देखिए साहब, इसको तो कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसको हम कहते हैं अकार्बनिक बेंजीन, अकार्बनिक बेंजीन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट पूछा है, लिख देता हूं मैं सभी को। इसको कहते हैं डाइबोरेन और इसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर है। फर्स्ट वाले को इनऑर्गेनिक बेंजीन, सेकंड वाले को डाइबोरेन, थर्ड वाले को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। पूछा क्या है? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, ये पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2017 का पेपर स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।